हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर सम नेचुरल फिनोमेना। जैसे कि हमने क्या 7th क्लास में क्या पढ़ा था, साइक्लोन के बारे में पढ़ा था कि साइक्लोन कैसे फॉर्म होते हैं। अब 8th में हम ऐसे ही नेचुरल फिनोमेना ही पढ़ेंगे, बट उसके अंदर किसको डिस्कस करेंगे, लाइटनिंग। जैसे लाइटनिंग हुआ, अर्थक्वेक हुआ, तो सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक है लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या होती है, जैसे कि आपने सुना होगा बारिश से पहले बादल गरजते हैं या फिर बिजलियाँ कड़कती है, उसको हम बोलते हैं लाइटनिंग। लाइटनिंग कैसे होता है, सेम प्रोसेस ऐसे होती है जैसे कि हमने साइंस में पढ़ा है। देखो जैसे कभी कभी हमारे घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कैसे कोई दो वायर आपस में उनके एंड कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वहाँ से आपको क्या दिखता है, लाइटनिंग होती हुई दिखती है। सेम फिनोमेना हमारे नेचुरल में होता है, मतलब कि हमारी अर्थ पर होता है कि लाइटनिंग कैसे फॉर्म होती है। सबसे पहली बात है, हम एंशियंट टाइम्स में जाते हैं कि वो लाइटनिंग को क्या समझते थे। वो समझते थे कि जो लाइटनिंग है वो एक तरह से गॉड की दी हुई मतलब कि वर्थ है, और वो उससे मतलब कि उनके पास इसका कोई भी उपाय नहीं था कि कैसे बचा जाए। वो सिर्फ इसको गॉड की, भगवान की देन समझ के एक्सेप्ट कर लेते थे और ये सोचते थे कि ये हमें मतलब कि कोई इसको आशीर्वाद की उसमें ब्लेसिंग के तौर पे ले लेता था, कोई कैसे अलग अलग इनके मीनिंग थे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस की इन्वेंशन हुई, साइंस में अलग अलग कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, तो ये पता चला कि लाइट भी सेम ऐसा ही फिनोमिना है जैसे हम हमारे घर में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट देखो, द स्पार्क्स डैट द ग्रीक न्यू अबाउट। स्पार्क्स के बारे में सबसे पहले ग्रीक में पता चला। तो यहाँ पे देखो, जो एंशियंट ग्रीक था, ग्रीक्स में वहाँ पे वो जानते थे 600 बिफोर सेंचुरी, ये जैसे आपकी डेट होती है, आप हिस्ट्री में पढ़ते ही होंगे। जैसे उन्होंने क्या किया, एम्बर मतलब कि एक रेजिन प्लास्टिक के जैसा होता है, उन्होंने फ़र के साथ रब किया तो क्या हुआ, वो आपका एम्बर चार्ज हो गया और वो फ़र को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा। तो इससे यहाँ पे ये कंक्लूजन निकला कि जैसे ही हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, चार्ज्ड हो जाते हैं। ऐसे ही 1952 में जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें दिखाया मतलब कि प्रूव किया कि जो लाइटनिंग होती है एंड स्पार्क्स होती है वो हमारे क्लोथ्स में भी उसी फिनोमिनन से होते हैं जैसे हमारे नेचुरल में लाइटनिंग होती है। आपने भी देखा होगा, अगर आप ये अभी जैसे विंटर चले हुए हैं, आप रात को सारी ट्यूबलाइट ऑफ करके आप कोई भी जैसे स्वेटर जो वूल की बनी होती है उसको फास्टली स्पीड में निकालोगे तो क्या आपको थोड़ी सी आवाज़ भी सुनाई देगी, बिल्कुल टक टक की, एंड आपको एक लाइटनिंग भी बिल्कुल छोटे छोटे तारे से भी दिखाई देंगे। वो क्या होते हैं, वो ऑलरेडी चार्ज हो रही होती है एक दूसरे से। जैसे ही हम स्पीड में निकालते हैं अपनी स्वेटर को तो हमें लाइटनिंग भी दिखती है एंड साउंड भी दिखती है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें बताया था कि ये सेम फिनोमिनन, इसका जो हमारे नेचर में लाइटनिंग होती है, इनके पीछे दोनों के पास सेम कॉन्सेप्ट है। और इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए भी हमें कितनी 2000 ईयर लग चुके थे। नेक्स्ट है चार्जिंग बाय रबिंग, मतलब कि रबिंग से कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे होता है। आपको पता है, जब हम दो ऑब्जेक्ट को, आपने सिंपल सी एक्टिविटी की हुई होगी, स्केल को जैसे ही आप एक पेपर के साथ रब करोगे और फिर पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को रखोगे तो वो स्केल क्या करेगा, वो जो आपके पेपर के टुकड़े होते हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये होता है उनका चार्ज होना। द ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक कोम्ब इज रब्ड विद योर ड्राई हेयर, इट एक्वास अ स्मॉल चार्ज। मतलब कि ऐसे रबिंग करने से बिल्कुल छोटा सा ही चार्ज होता है, स्मॉल चार्ज होता है, क्योंकि अगर हाई अमाउंट में कोई भी चीज़ चार्ज होगी तो उससे करंट लगने का डर रहता है, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो ये जो स्मॉल चार्ज होता है, तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। और इस प्रोसेस में जैसे कि हम रिफिल को चार्ज कर सकते हैं, प्लास्टिक कोम को चार्ज कर सकते हैं, पोलोथीन को एंड हेयर को, और कुछ भी। यहाँ पे आपको टेबल दी हुई है 15.1, आपको ये ऑब्जेक्ट रब्ड करने हैं और जो हमें रबिंग के लिए मटेरियल यूज़ करना वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे रिफ़िल के साथ आप पॉलीथीन या वूलन क्लॉथ ही रब कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका रिफ़िल या वूलन दोनों चार्ज हो जाएंगे। दोनों में अगर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि एक के पास पॉजिटिव चार्ज होगा एंड दूसरे के साथ नेगेटिव चार्ज। कन्वेंशन के लिए आप कुछ भी सोच सकते हो, इस रिफ़िल के पास पॉजिटिव एंड वूलन के पास नेगेटिव, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि अभी तक हमें ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं पता चला जिससे हम पता लगा सकें कि पॉजिटिव चार्ज कौन से वाले ऑब्जेक्ट के अंदर है एंड नेगेटिव चार्ज कौन से वाले। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शन, मतलब कि चार्ज
के टाइप्स और उनके बीच में इंटरेक्शन कैसे होती है। इंटरेक्शन मैंने अभी बताया था आपको कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ रब करने से ही वो चार्ज होते हैं। अब टाइप्स में होते हैं आपके 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं, एक होता है अट्रैक्शन एंड दूसरा वाला रिपल्शन। जैसे कि यहाँ पे एक्टिविटी में बैलून का दिया हुआ है, ए चार्ज बैलून रिपेल्ड ए चार्ज बैलून। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक चार्ज, दोनों क्या है, हमने क्या कर दिए, चार्ज कर दिए, बट अलग अलग चीज़ से रब किया है। एक को हमने मान लो स्केल वुलन क्लॉथ के साथ रब किया है, एक को हमने प्लास्टिक के साथ रब किया। तो देखा कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। डैट मीन्स इन दोनों के पास सेम चार्ज है। अगर मान लो हम ये सोचें कि ग्रीन बैलून के पास भी पॉजिटिव है और ऑरेंज बैलून के पास भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाली कंडीशन में आप देखोगे कि जो ये यहाँ पे बैलून है, इस आपके जो रिफिल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि एक के पास पॉजिटिव चार्ज है एंड रिफिल के पास नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके पास चार्ज 2 ही टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज़ नेगेटिव चार्ज। अगर आपके 2 ऑब्जेक्ट हैं, उनके पास सेम चार्ज है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, एक दूसरे को पुश करेंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट के पास पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरे वाले के पास नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है, इट इज़ अ कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रोड व्हेन इट इज़ रब्ड विद सिल्क एज पॉजिटिव। मतलब कि आप ये सपोज कर सकते हो, जैसे ही आपने क्या किया, ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब किया, तो ग्लास रोड के अंदर कौन सा वाला चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब हम ये सोच सकते हैं कि ग्लास रोड हमेशा पॉजिटिव चार्ज में है। अगर कोई उस चीज़ को अट्रैक्ट करेगी तो मतलब कि वो दूसरे वाला ऑब्जेक्ट क्या है, नेगेटिव है। अगर कोई ग्लास रोड को रिपेल करेगा तो हम सोचेंगे कि जो दूसरे वाला ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस। मतलब कि जो आपके चार्ज, कोई भी चार्ज बॉडी होती है, चार्ज ऑब्जेक्ट होता है, तो वो अपनी जो चार्जिंग है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, वो अपने आप को ट्रांसफ़र कर लेता है। मतलब कि देखो, आपको पता है जो चार्ज है या लाइट है, चार्ज क्या होता है, एक तरह से लाइट ही हुआ, और ये किसकी फॉर्म होती है, एनर्जी की फॉर्म होती है। और एनर्जी एक प्लेस से, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो सकती है। तो यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, ये आप खुद पढ़ लेना, मैं सिर्फ आपको ऊपर से पढ़ा रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। लेसन एक्टिविटी सभी आपको खुद पढ़नी है। जो आपकी मान लो यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल की स्ट्रिप है, उसने क्या किया, मान लो हमने उसको किसी दूसरी चीज़ के साथ रब किया, तो उसमें रिफिल के साथ रब किया। अगर रिफिल के साथ रब करते तो क्या पता उन दोनों के बीच में डिफरेंट चार्ज आता। बट मान लो आपने रिफिल को किसके साथ, सिल्क के साथ रब किया एंड एल्यूमिनियम फॉइल को किसी प्लास्टिक के साथ, और सोच लेते हैं कि इन दोनों के अंदर जो भी चार्ज होगा सेम होगा। मतलब कि आपका एल्यूमिनियम स्ट्रिप के अंदर भी सेम चार्ज होगा और रिफिल के अंदर भी क्या होगा, सेम चार्ज होगा। और हमें पता है जो हमारी मेटल होती है वो क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। डैट मीन्स जो मेटल है, जो आपकी एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या है ये पता होना चाहिए। जो एल्यूमिनियम है वो मेटल की कैटेगरी में आती है। तो मेटल क्या करेगी, उस अपने चार्ज को किसी दूसरे में ट्रांसफ़र कर देगी। द स्ट्रिप कैरिंग सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन। तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों में हमने क्या कंसीडर किया है, सेम चार्ज किया है। तो जो ऐसा कोई डिवाइस जो हमें ये टेस्ट कर दे कि ये ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है या नहीं, तो उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप। अगर मान लो आपके पास ऑब्जेक्ट है, एक रिफिल है, एक आपके पास स्केल है, आपके पास कोम है, और आप इनको पता लगाना चाहते हैं कि ये तीनों चीज़ चार्ज है या नहीं, तो जो भी इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, डिवाइस यूज़ होगा, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्कोप। एंड आपको पता है बॉडी हमेशा चार्ज यहाँ पे क्या, रब करने से होती है। 1 मिनट। नेक्स्ट जो मैंने अभी आपको बोला था कि दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। मान लो उन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, रिपेल कर दिया। हमने एल्यूमिनियम की स्ट्रिप एंड
एल्यूमिनियम के लिए मैं AL लिख रही हूँ एंड रिफिल के लिए मैं R लिख रही हूँ। इन दोनों के पास मैंने कंसीडर कर लिया कि दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे ही मैं इन दोनों को अब एक दूसरे के पास लेके आई तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। फिर दोबारा मैं यही प्रोसेस रिपीट करती हूँ तो सम टाइम देखती हूँ वो एक दूसरे को रिपेल करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। डैट मीन्स वो अनचार्ज्ड हो गए। पहले वो चार्ज थे लेकिन उन्होंने रिपेल में थोड़ा सा तो एनर्जी वेस्ट की। रिपेल कैसे होती है, जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं मतलब कि हमारी एनर्जी थोड़ी तो वेस्ट हुई, ऐसे करके उनकी एनर्जी क्या हो गई। तो हर टाइम आप जैसे ये प्रोसेस करते रहते हो तो ये देखोगे जो आपकी एल्यूमिनियम फॉइल की स्ट्रिप्स हैं वो अब मोर टाइम्स उसको अपनी ओर अट्रैक्ट भी नहीं करेंगे, ना ही उसको रिपेल करेगी। तो ये क्यों हुआ, इसका रीज़न ये हुआ जो आपकी फॉइल की स्ट्रिप है उसने अपना चार्ज लूज़ कर दिया अर्थ के थ्रू। या फिर अगर आप उस एल्यूमिनियम की स्ट्रिप को अपने हाथ से टच करोगे तो जो भी उसके पास चार्ज था उसने हमें ट्रांसफ़र कर दिया। अब एल्यूमिनियम अनचार्ज हो गया, या फिर ये सोच सकते हो कि कम चार्ज हो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज ख़त्म होने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज, कि वो ऑब्जेक्ट डिस्चार्ज हो गया है। जैसे हम क्या बोलते हैं, आपके फ़ोन की बैटरी को करते हैं तो क्या बोलते हैं कि मैं फ़ोन को चार्ज करूँ या मैं फ़ोन को चार्ज करता हूँ या करती हूँ। बट उसका जब चार्ज बैटरी ख़त्म हो जाती है तो वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। अर्थिंग वो होती है कि कोई आपका चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आप देखते हो कि जैसे बोलते हैं कि किसी को करंट लग गया तो क्या होता है, एक ह्यूमन को मान लो वो वायर को टच कर रहा है तो वो करंट उसकी बॉडी से पास होते हुए अर्थ में चला होता है। तो इसके थ्रू जो आपका करंट है वो अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को अर्थिंग। नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग के बारे में हम बात कर रहे थे। लाइटनिंग में बेटा पहले ये हमने इसलिए पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं, क्योंकि इन सब का कॉन्सेप्ट आपका लाइटनिंग में यूज़ होगा। देखो आपको दिख रहा है जो ऊपर वाले क्लाउड में पॉजिटिव चार्ज हैं ये माइनस के हैं, नीचे वाले क्लाउड में नेगेटिव, और जो हमारी अर्थ के ऊपर है वो आपको दिख रहे होंगे पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा, यहाँ पे ये बादल एक दूसरे से इस तरह से कोलैप्स होंगे कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की अमाउंट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जो अर्थ के बीच में और आपके क्लाउड के बीच में जो एयर है, एयर मैंने बताया था कि वैसे तो ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ लाइट होता है या हीट होता है। बट कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस हो जाएंगे कि आपकी एयर जो बीच में एयर कुछ भी ऐसा मतलब कि वो और मोर कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो क्या होगा, यहाँ से करंट एक तरह से करंट फ्लो होने लग जाएगा और वो अर्थ पे पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगा। तो वो किसकी ले लेगा, मतलब कि लाइट बन जाएगी वो एक तरह से, और फिर हमें दिखेगी कि लाइट ज़मीन की तरफ आ रही है, अर्थ की तरफ आ रही है। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि एयर अब और उसको ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकी। एक बार यहाँ पर देखो, आप अच्छे से नहीं देखो, यहाँ पे देखो, द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एज ऑफ द क्लाउड, अपर की तरफ है, एंड नेगेटिव चार्ज आपका लोअर एज पे है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड के नियर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। यहाँ पे भी क्या बन गया, इस तरह से बना कि देखो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव है, मतलब कि एक दूसरे से अट्रैक्ट रहेंगे। तो यहाँ पे ऐसा सर्कमस्टेंस हो गया कि यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज बन गया। पॉजिटिव चार्ज बनते ही जो आपका मैग्नीट्यूड है एक्यूमुलेशन चार्ज का वो इतना लार्ज हो गया कि जो आपकी एयर होती है नॉर्मली, वैसे तो पुअर कंडक्टर होती है, तो वो उसको नो लॉन्गर एबल टू रजिस्टर देयर फ्लो, वो उनकी फ़्लो को रजिस्ट नहीं कर पाई, कंट्रोल नहीं कर पाई। एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से मीट हुए, जिसकी वजह से क्या हो गया, स्ट्रिक्स प्रोड्यूस हो गई, मतलब कि ब्राइट लाइट भी प्रोड्यूस हुई, साउंड भी प्रोड्यूस हुई। और आपको पता है जब बिजली नीचे आती है तो क्या होता है, लाइट विद साउंड। तो इस तरह से हमारी लाइटनिंग की प्रोसेस होती है। और ये नहीं होता कि हमेशा ग्राउंड पे पॉजिटिव ही चार्ज बनेगा, ये कुछ सर्कमस्टांस, नेचर के सर्कमस्टांस होते हैं। जैसे हम तो खुद क्या कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट को रब करके उनके बीच में चार्ज लेके आ रहे हैं, बट ऊपर अपने आप ऐसे प्रोसेस हो जाती है कि एक क्लाउड दूसरे क्लाउड में, मान लो ऊपर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो गया, बाई चांस नीचे पॉजिटिव, तो क्या पता अर्थ पे नेगेटिव बन जाए, और जैसे ही ऐसी कंडीशन होगी तो लाइटनिंग हो जाएगी। अगर नहीं होती तो लाइटनिंग नहीं होती। इसलिए तो कभी कभी लाइटनिंग होती है, कभी कभी नहीं होती। ये हमारी नेचर की प्रोसेस है। जैसे कि आपने स्वेटर डाली, अब स्वेटर चार्ज होगी, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा वाला चार्ज आया है उसके अंदर। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट यहाँ पे लाइटनिंग की सेफ्टी है। अगर लाइटनिंग हो रही हो तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप जैसे ही थंडर की आवाज़ सुनोगे तो अलर्ट हो जाना कि थंडर आने वाला है। फिर आफ्टर हियरिंग दी लास्ट थंडर, जैसे ही आपने लास्ट थंडर की आवाज़ सुनी, लाइटनिंग की मतलब कि वो गरजाने की आवाज़ सुनी, तो आप थोड़ा टाइम वेट करोगे सेफ प्लेस पर आने के लिए। अब नेक्स्ट है कि सेफ प्लेस, फाइंडिंग ए सेफ प्लेस। सेफ प्लेस क्या होता है? सेफ प्लेस होता है जैसे कि आपका हाउस सेफ प्लेस है, बिल्डिंग भी एक सेफ प्लेस है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो कार और बस सेफ है, बट उनकी विंडो एंड डोर शट होने चाहिए, मतलब कि बंद होने चाहिए, वो ओपन नहीं होने चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जब थंडरस्टॉर्म आ रहा हो? तो अगर हम आउटसाइड है, मतलब कि आपको पता है आपके हाउस एंड बिल्डिंग तो सेफ़ है, बट अगर आप कहीं बाहर हो तो आप क्या करोगे? जैसे कि ओपन व्हीकल हो, लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स, ये कभी भी सेफ़ नहीं होती। आप क्या करोगे? इनको स्किप करोगे। अगर आप ओपन फील्ड में हो या टॉल ट्रीज़ हो, लंबे लंबे पेड़ हों, उनके नीचे शेल्टर बिल्कुल भी नहीं लोगे। आप अगर अम्ब्रेला लिए हुए हो तो उससे भी आपकी कोई सेफ्टी नहीं होगी। अगर आप फॉरेस्ट में हो तो आपको क्या करना है? जो छोटे छोटे पेड़ हैं उनके नीचे जाकर खड़ा होना है, बड़े ट्रीज़ के नीचे आप बिल्कुल भी नहीं खड़े होगे। अगर वहाँ पे भी कहीं पे आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे शेल्टर अवेलेबल ही ना हो तो आप एक ओपन फील्ड में जाओगे, लेकिन ओपन फील्ड में भी आप वहाँ नहीं खड़े होगे जहाँ पे कोई पोल हो या इलेक्ट्रिक की वायर्स हो, क्योंकि उनके ऊपर जल्दी बिजली क्या करती है? अट्रैक्ट होती है, या हम बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि बिजली गिरती है। अगर आप इनसाइड हाउस हो, मतलब हाउस के अंदर हो, तो क्या करोगे? आप आपकी जो वायर वाले टेलीफोन है वो वाले यूज़ नहीं करोगे, इलेक्ट्रिक वायर्स को भी टच नहीं करोगे, क्योंकि लाइटनिंग क्या होती है? एक तरह से इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है और वो बहुत जल्दी ही डिस्चार्ज कर देगी, मतलब कि अपना सारा चार्ज पार्टिकल को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर सकती है। एंड लाइटनिंग आपको पता है जब गिरती है तो मान लो किसी एनिमल के ऊपर गिरती है या किसी ह्यूमन के ऊपर, वो एट ए टाइम क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। मतलब कि उनके पास वो वाली लाइटनिंग जो नेचुरल फिनोमिनन में है, इतनी ज़्यादा अमाउंट में चार्ज पार्टिकल होते हैं कि उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। और क्या करना है हमें? थंडरस्टॉर्म में हमने क्या करना है? किसी वायर के कांटेक्ट में आने से बचना है। आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हो, बट वायर वाला फ़ोन बिल्कुल भी नहीं यूज़ करोगे। एंड उस फ़ोन से किसी पर्सन को कॉल भी नहीं करोगे। इस टाइम पे हमें बाथिंग भी नहीं करनी चाहिए। जैसे और इलेक्ट्रिक एप्लायंस जैसे कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, इनको कभी भी हमें क्या अनप्लग्ड नहीं करना चाहिए। हमेशा इलेक्ट्रिक लाइट ऑन ही रहनी चाहिए। दे डू नॉट कोज एनी हार्म, वो कोई आपको कोज नहीं करेगी। ये नहीं सोचना कि लाइटनिंग हो रही है तो हम सारी लाइट्स को बंद कर दें। वो दूसरी वाली लाइट होती है, वो वायर्स के थ्रू आती है, तो बस उनको अनप्लग्ड ही रहने देना। अगर प्लग्ड है तो वैसे ही रहने देना। नेक्स्ट है हमारा लाइटनिंग कंडक्टर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।